तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। अब टाइप्स ऑफ एंथैल्पी की अगर हम बात करें, एंथैल्पी होता है एक मोल के लिए, एक मोल बने, एक मोल जले। अब जैसे एक मोल बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक मोल जलाने में जितनी एनर्जी निकलेगी उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब जैसे मैंने कहा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एक मोल एसिड एक मोल बेस से न्यूट्रलाइज होकर जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एंथैल्पी के लिए आपको एक लाइन जरूर याद रखनी है, एक मोल के लिए एक मोल जले, एक मोल बने, एक मोल न्यूट्रलाइज हो, एक मोल का फ्यूजन हो, एक मोल का एवोपरेशन हो, एक मोल का सब्लिमेशन हो, एक मोल के लिए। जैसे बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी। तो एंथैल्पी की यूनिट हमेशा क्या होगी, जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल, क्योंकि ये हमेशा किसके लिए होगी, एक मोल के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में अब इसको करते हैं अपन आगे। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? मैंने बोला एक मोल बने। अब देखो एक मोल बने लेकिन रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से बने, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझना, जैसे मैं बात करूं CO2 की, तो C प्लस O2 गिव्स CO2। ठीक है, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे डेल्टा HF या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहां पर एक मोल बन रहा है और रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है। आप ध्यान से सुनना, रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है। देखो कार्बन, कार्बन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है, डायमंड की फॉर्म में मिलता है। तो कार्बन का जो एलिमेंटल स्टेट है वो है C, और ये नेचर में इसी फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, O2 में मिलता है। तो ये इनकी स्टैंडर्ड स्टेट है। तो एक मोल बने लेकिन रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से बने, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलेगी उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। द अमाउंट ऑफ हीट released when one mole of substance is formed by standard state of reactant molecule is called enthalpy of formation. अब यहां पर एक रिएक्शन दी है, N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3, और यहां पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी है। अब सुनना एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब कि एक रिएक्शन में एंथैल्पी में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब जैसे N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, देखो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के टाइप है ये सब, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये सब उसके टाइप है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और कुछ नहीं, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है। इसके कहने का मतलब ये है, अब देखो इस रिएक्शन में अगर हम बात करें, इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही 92.4 किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। लेकिन वो यहां पूछ रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। अभी मैंने क्या बोला था, एंथैल्पी का मतलब एक मोल के लिए, लेकिन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक मोल के लिए नहीं है, वो तो रिएक्शन के लिए है। भाई इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकली, कितनी लगी, वो पूरी रिएक्शन की एनर्जी बता रही है कि पूरी रिएक्शन में एनर्जी चेंज कितना आया है। अब देखो यहां पर जब 2 मोल बन रहा है तब इतनी एनर्जी निकल रही है, तो एक मोल में कितने निकलेगी, -92.4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, -46.2।
तो ये जो एनर्जी है दैट इज एंथैल्पी डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अरे अमोनिया की फॉर्मेशन एंथैल्पी मतलब एक मोल बने, यहां पर एक मोल बनने में कितनी एनर्जी लगेगी, इसकी हाफ, तो ये हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दैट इज 46.2 किलो जूल पर मोल। तो यहां पर इस तरीके से अपन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकाल सकते हैं। आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी है और रिएक्शन में 2 मोल बन रहे हैं, तो 1 मोल के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो 1 मोल में कितनी एनर्जी लगेगी, तो 2 से डिवाइड कर दो। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? तो मैंने अभी बताया कि भाई एक रिएक्शन में कितना एंथैल्पी चेंज हुआ, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और कुछ नहीं है, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। समेशन का मतलब क्या है भाई, एक से ज्यादा अगर हो तो सबकी एंथैल्पी ऐड करके लिखना है, तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, इस पर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन करेंगे अभी आगे। अब देखो ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2O एंड N2O4 आर गिवन। ठीक है, तो CO का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 110 है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए। यहां पर कितने दिए, 3 मोल, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर CO2 का दिया है -393, तो 3 मोल के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर N2O कितना हो जाएगा 81, और फिर N2O4 हो जाएगा 9.7। ठीक है, ये ऐसा दे रखा है, सबके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखे। भाई देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है 1 मोल के लिए, इसलिए 3 दिया तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा HR, एयर का मतलब रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमको निकालना है इसमें। तो मैंने अभी क्या बताया था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में, प्रोडक्ट की एंथैल्पी का सम माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, ऐसा कर देते हैं। तो देखो इन दोनों का सम, दिस प्लस दिस माइनस दिस। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 10 11 माइनस 1179 प्लस 81, तो यहाँ पे प्लस 81 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन माइनस करते हैं, ये आ जाएगा, ये हो गया 8 17, ये 0 8 8 16 8 9 0 1098, तो ये आ गया माइनस में। अब देखो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ये आ गया -1098 माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और डेल्टा HR आ जाएगा। चलो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं, ये हो गया -330, और 9.7 है प्लस में, अरे क्या इसको 10 ही मान लो, अप्रॉक्स ले लो, -320। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस में ही है, तो -320, माइनस प्लस का ध्यान रखना है आपको। अब देखो ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकाली, दिस प्लस दिस, ये माइनस में था ये प्लस में था, तो ओवरऑल माइनस में होगा, और माइनस में आएगा, माइनस वाली टर्म ज्यादा है, ये आ गया। और ये पूरी टर्म माइनस में आ रही थी, तो दिस माइनस दिस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। अब करना क्या है, 1098 माइनस 320 करना है, ये हो गया 8 9 और 2, ये हो गया 7 और 3, ये 7, तो 778 प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, नहीं माइनस में आएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो -778 किलो जूल, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गई -778 किलो जूल पर मोल। ये बात समझ में आ गई होगी। तो कुछ नहीं करा हमने, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डिफाइन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी का मतलब
1 मोल के लिए, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन मतलब यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होनी है, बहुत ध्यान से सुनना। NaOH ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। मैं इसके 100 मॉलिक्यूल पानी में डालूंगा, 100 के 100 डिसोसिएट हो जाएंगे, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और NaCl प्लस वाटर बना लेंगे और ये बन जाएगा सॉल्ट एंड वाटर, और ये हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन। अगर मैं एक मोल NaOH लूं और 1 मोल HCl, दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों की अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो ये जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक होती है। एसिड बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, बीकर गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन इज -57 किलो जूल पर मोल। और ये जो आपको वैल्यू है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कहलाती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में, आप समझना बात को। जैसे मान लो यहाँ 1 मोल है तो कितनी एनर्जी निकलेगी? -57 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर ये 1 मोल है और ये हाफ मोल है तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि ये इसका हाफ मोल इसके हाफ मोल से रिएक्ट कर जाएगा और इसका हाफ मोल बच जाएगा। मतलब हाफ मोल एसिड ही हाफ मोल बेस से रिएक्ट करा, हाफ मोल तो बच गया। तो हाफ मोल एसिड हाफ मोल बेस से रिएक्ट करके कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? इतनी। तो ये जो टर्म है ना, ये जो -57, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहां पर जो है वो आपको स्टोइशियोमेट्री से देखना है, लिमिटिंग रिएजेंट से देखना है। यहां पर अगर हाफ मोल होगा तो हाफ ही एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। In which of the following neutralization reaction the heat of neutralization will be highest? अब देखो यहां पर NH4OH NH4OH यहां पर क्या है? वीक बेस है। एसिटिक एसिड यहां वीक एसिड है। वीक एसिड वीक बेस की अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो एनर्जी उतनी रिलीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ना ही उतने हाइड्रोजन आयन देगा ना ही उतने हाइड्रोक्साइड आयन देगा। हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन एक दूसरे को ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रलाइज ही नहीं करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी। वहीं ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, नहीं दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होगी HCl NaOH के केस में। The heat of neutralization of a strong acid and a strong alkali is 57 kilojoule per mole. Next question. The heat released when 0.5 mole of HNO3 solution mixed with 0.2 KOH. चलो KOH plus HNO3 gives KNO3 plus minus तो ये क्या हो जाएगा? KNO3 plus water, ये रिएक्शन होने वाली है। अरे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों ने मिलकर बनाया सॉल्ट। KOH के कितने मोल दिए हैं? 0.2। HNO3 के कितने हैं? 0.5। अब देखो रिएक्ट करने के बाद क्या होगा? ये पूरी तरह रिएक्ट हो जाएगा, ये 0.3 बच जाएगा और ये 0.2 मोल बन जाएगा। मतलब ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई? 0.2 मोल से ही हुई। अरे 1 मोल में कितनी एनर्जी? 57 किलो जूल पर मोल। तो 0.2 में कितनी होगी? इंटू 0.2 कर दो, 2/5, ये 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, 6 7 20, 5 4 जा तो 11.4 इतनी एनर्जी निकलेगी अगर 0.2 रिएक्ट करेगा। बाकी ये 0.3 HNO3 इसने रिएक्ट ही नहीं करा तो इससे जो एनर्जी निकलने वाली थी वो निकली ही नहीं।
तो 0.2 से रिएक्ट करके इतनी एनर्जी निकाल देगा। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर द गिवन रिएक्शन इज 57, वो वैल्यू फिक्स है। तो यहां पर भी देखो, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये गलत लिख दिया है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों रिएक्शन करके इतनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो दोनों क्या दिया है, फिर से लिखता हूं यहां रिएक्शन को, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस वाटर। अगर 1 मोल होता तो इतनी एनर्जी निकलती, लेकिन बोल रहा है 0.25 है, 0.25 है, 1 मोल नहीं है, 1/4 मोल है। तो एनर्जी कितनी होगी, इंटू 1/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 14.2, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। व्हाट इज लेटेंट हीट? देखो लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई हीट। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बिल्कुल होता है। अब वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, तो बिल्कुल होता है। तो यहां पर मैंने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में आइस रखी, आइस का टेम्परेचर था 0 डिग्री। कुछ समय बाद, अब देखो ये आइस है, तो आसपास के एटमॉस्फेयर से ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम है और बाहर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी और धीरे धीरे ये आइस मेल्ट होने लगेगा और वाटर बना लेगा। आइस है 0 डिग्री पर, वाटर भी रहेगा 0 डिग्री पर। अब जितनी हीट एब्जॉर्ब करके इस 1 मोल आइस या इस आइस ने, ध्यान से सुनना, ये जो आइस है ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, जितनी हीट एब्जॉर्ब करके उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट, इसमें टेम्परेचर नहीं बदलेगा। 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर बना, टेम्परेचर बदला क्या? नहीं, टेम्परेचर नहीं बदलता इस हीट में। इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट या हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आइस से वाटर बन गया, फेज बदल गया, ये आइस सॉलिड से ये वाटर लिक्विड हो गया, तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। देखो लेटेंट हीट की क्या है कि कोई क्वांटिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही एंथैल्पी बोलेंगे तो वो 1 मोल के लिए हो जाएगी। तो लेटेंट हीट वो हीट है जो कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए लगेगी विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है। What are the different types of enthalpy of phase transformation? फेज ट्रांसफॉर्मेशन 3 अलग अलग टाइप से होता है। अब देखो, फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंथैल्पी, अगर एंथैल्पी बोल दिया तो 1 मोल के लिए करना है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा सॉलिड से गैस, इसको हम क्या कहेंगे? डेल्टा एच सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। तो यहाँ 1 मोल सॉलिड लिया और 1 मोल सॉलिड 1 मोल गैस में कन्वर्ट हो गया, इसको हम कहेंगे डेल्टा एच सब्लिमेशन। मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर उसके बाद अब यहाँ पर आइस है मेरे पास और 1 मोल आइस है। 1 मोल आइस मतलब सॉलिड है और इसको मेल्ट करके ये यहां पर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज 1 मोल। और इस प्रोसेस में जितनी हीट लग रही है उसको हम बोलेंगे डेल्टा एच फ्यूजन। डेल्टा एच फ्यूजन मतलब 1 मोल आइस को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हीट लग रही है उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वैसे ही अगर मेरे पास 1 मोल वाटर है और इसको वेपर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मोल वेपर में कन्वर्ट करना है, ये लिक्विड है ये गैस है, तो जो एंथैल्पी लग रही है उसको हम बोलेंगे डेल्टा एच वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल वाटर टू 1 मोल वेपर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। तो 1 मोल एवोपरेट हो,
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एक मोल का फ्यूजन हो, मेल्ट हो, जैसे एक मोल आइस से एक मोल लिक्विड बन गया। अच्छा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, क्योंकि ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन की एंथैल्पी है, इसमें टेम्परेचर नहीं बदलता। टेम्परेचर डू नॉट चेंजेस, डू नॉट चेंजेस, ठीक है, टेम्परेचर नहीं बदलेगा। व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? देखो, अब एंथैल्पी हो गई एक मोल के लिए, और यहां पर क्या होगा, एक मोल बॉन्ड के लिए। एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी है। अब जैसे मैं कहूं नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो यहां पर नाइट्रोजन के 6 × 10⁻23 एक मोल मॉलिक्यूल को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी कहलाती है बॉन्ड एंथैल्पी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मोल बॉन्ड्स को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी इज बॉन्ड एंथैल्पी। अब देखो, बॉन्ड एंथैल्पी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है, ऑक्सीजन की फ्लोरीन से ज्यादा है, F2 से। ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होती है, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। डेल्टा H रिएक्शन निकालना है। क्या करना पड़ेगा? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना है। समझना क्यों? देखो, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था तब वहां एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया था। भाई, सबकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी थी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। तो मैंने क्या करा था, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐड करा, फिर रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐड करा, और फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करा। तब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी थी और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछी थी। लेकिन अब क्या है, आपको बॉन्ड एंथैल्पी दी है, बॉन्ड एनर्जी दी है, और बॉन्ड एनर्जी जब दी हो तब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बदल जाता है। समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। यहां रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ता है क्योंकि ये एनर्जी लग रही है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं। बस जब बॉन्ड एंथैल्पी दी हो तभी ऐसा करना है, और किसी केस में ऐसा नहीं करना। अब यहां पर इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। देखो, अब रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए है 414। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में क्या लगेगी? 414। और कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं? 1 2 3 और 4 × 4 हो जाएगा। तो इतनी एनर्जी लगेगी केवल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में, ठीक है। अच्छा, हमेशा हम 1 मोल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है? ये थर्ड वाला, ये 615। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तोड़ने में 615 लग रही है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल को तोड़ने में इतनी एनर्जी। फिर इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एनर्जी ये देखो सबसे लास्ट में 435, इसको ब्रेक करने में इतनी एनर्जी लग रही। तो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो ये क्या है? पूरा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट का सम है, माइनस अब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। CH कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। अब एक CH बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी 414 इंटू 3 और 3 6। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी ये देखो यहां पर दी है, कार्बन कार्बन, ये सेकंड वाली 347। तो हमने क्या किया? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब यहां पर 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 4 जा 16 प्लस 615 435, 5 5 10 और 6 ये हो जाएगा 16, 5 6 7 8 9 10 0 1, 6 4 10 और 17 2706। ये क्या हो गया? 2706 माइनस,
अब देखो इसको करते हैं, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 7 8, 6 4 जा 24 और फिर 3 4 7 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 2 2 8 1 3 2 8 3 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2706 माइनस 2831, यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निगेटिव में आने वाली है। 2831 माइनस, ये माइनस में प्लस 2706। चलो इसको करते हैं, 11 ये 2 6 5 11 ये 2 और ये 1 माइनस 125। क्या आ जाएगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन माइनस 125। इस प्रोसेस में एनर्जी निकलेगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, किलोजूल पर मोल। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करा, हर एक बॉन्ड की एनर्जी हमने यहाँ रिएक्टेंट की ऐड कर दी, यहाँ प्रोडक्ट की ऐड कर दी और रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगा दिया। समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ये रहा, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ये रहा। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन? अब देखो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी की बात है 1 मोल के लिए। अब 1 मोल जलाने में कितनी एनर्जी निकलेगी? अब 1 मोल आप कार्बन जला लो, 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम कार्बन। ठीक है, फिर उसके बाद मीथेन जलाना हो तो मीथेन जला लो। हाँ, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। ये देखो ये बैलेंस रिएक्शन है। 1 मोल मीथेन को जलाओगे तो जो एनर्जी निकलेगी, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, वही एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होगी यहाँ। और देखो जैसे यहाँ पर C+O2 गिव CO2 है, यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वही एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है, वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है किसका? CO2 का। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन टू CO2 इज माइनस 393.5। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड डाइऑक्सीजन गैस। C+O2 गिव CO2। सबसे पहले रिएक्शन लिखो, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है। यहाँ पर डेल्टा H क्या है? माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये एंथैल्पी दी है। एंथैल्पी मतलब 1 मोल के लिए। अरे अगर 1 मोल कार्बन जलाऊंगा इतनी हीट निकलेगी। अब सुनना, वो क्या बोल रहा है कि CO2 जो बना है वो है 35.2। अब इसका पहले मैं मोल निकालता हूं, क्यों? क्योंकि इसका 1 मोल तो इसका 1 मोल। अब CO2 को हम 44 से डिवाइड कर दें तो 35.2 डिवाइडेड बाई 44, ये 1 मोल से थोड़ा कम आ जाएगा। इसका 1 मोल था तो इसका 1 मोल था। अब इसका इतना मोल है तो कार्बन का कितना मोल हो जाएगा? 35.2 डिवाइडेड बाई 44। 1 मोल में कितनी एनर्जी निकल रही? इतनी। तो इतने मोल में कितनी निकलेगी? मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 393.5 इंटू 35.2 डिवाइडेड बाई 44 और इसको सॉल्व कर लो। ये देखो यहाँ पर ये 35 को ना थोड़ा सा अप्रॉक्स कर रहा हूँ, 35 को ले लो 36 और इस 5 को थोड़ा सा कर लो कम, इस 0.5 को हटा दो, इसको 36 ले लिया अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पर 4 1 जा, फिर यहाँ पर 4 9 जा 36। अब 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27, 9 9 जा 81, 82 83 और 9 3 जा फिर 27 और 8 35 डिवाइडेड बाई 11, माइनस में चल रहा है, 11 3 जा 33। ठीक है, फिर बचा 2 23, तो 11 2 जा 22, फिर 17 ऑलमोस्ट 1 जा, तो ये आएगा माइनस 321 किलोजूल पर मोल के आसपास। ठीक है, अराउंड इसके आसपास आना चाहिए, कम आ सकता है, ज़्यादा आ सकता है। हमने अप्रॉक्सीमेशन से इसको सॉल्व किया है।